सभी सुधी जनों को नमस्कार। उपन्यास साहित्य की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विधा है। वर्तमान काल में तो आधुनिक जीवन का महाकाव्य उपन्यास को कहा जाता है। महाकाव्य साहित्य में कम लिखे जा रहे हैं। आधुनिक साहित्य में उपन्यासों ने उनका स्थान ले लिया है। ऐसा भी कुछ समीक्षक बताते हैं। उपन्यास की विधा के अंतर्गत उपन्यास के जो कई प्रकार हैं, उनमें ऐतिहासिक उपन्यास बड़ा महत्व रखता है और सभी भाषाओं में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासों की रचना हुई, जिन्होंने पाठकों की जिज्ञासा, कौतूहल, रुचि और साहित्यिक आस्वाद की दृष्टि से तृप्ति प्रदान की। पर ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक उपन्यास कम लिखे जा रहे हैं। नए दौर में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में हिंदी में भी हम यदि देखते हैं तो वृंदावन लाल वर्मा ने जिस प्रकार से मृगनयनी और झांसी की रानी जैसे महाकाव्यात्मक उपन्यासों की सृष्टि की, और भी इस प्रकार के कई उपन्यास सभी भाषाओं में इस दौर में लिखे गए। उस प्रकार के बड़े उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास कदाचित अब कम आ रहे हैं, पर ऐतिहासिक उपन्यास की ही कोख से एक और विधा का जन्म हुआ जो जीवनी परक उपन्यास कहा जा सकता है। और जीवनी परक उपन्यास अब अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। ऐतिहासिक उपन्यास, जीवनी परक उपन्यास और जीवनी, ये तीनों विधाएं एक दूसरे के बहुत ही निकट हैं। इनकी सीमा रेखाएं एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। कभी-कभी तो इनकी परिधियां एक दूसरे में अनुप्रविष्ट हो जाती हैं। जीवनीकार इतना बड़ा फलक लेकर के किसी बड़े व्यक्ति की, महापुरुष की जीवनी लिखता है, उसके जीवन के उच्चावच प्रवाहों को, नाना प्रसंगों को इतनी कल्पनाशीलता से प्रस्तुत करता है कि जीवनी रचनात्मक बन जाती है और बिना अपनी तथ्यात्मकता और प्रामाणिकता खोए वह महाकाव्यात्मक हो जाती है। उपन्यास का आस्वाद तो वह देने ही लगती है। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नाम से शरद चंद्र की जो जीवनी लिखी है, बंगला के यशस्वी कथाकार शरद चंद्र की, वह अपने आप में एक महाकाव्य है। और बहुत खोजबीन करके, छानबीन करके तथ्यात्मकता का निर्वाह उन्होंने पूरी जीवनी में किया है। अमृत राय ने कलम का सिपाही अपने पिता प्रेमचंद की जीवनी लिखी, वह भी इसी प्रकार की जीवनी है। महान साहित्यकारों पर जीवनियां कम लिखी गई हैं। महापुरुषों पर, इतिहास पुरुषों पर, महानायकों पर जीवनियां और और जीवनी परक उपन्यास लिखे गए हैं, पर बड़े साहित्यकारों पर जीवनियां और जीवनी परक उपन्यास आए, यह कम देखा जाता है। निराला और उनकी साहित्य साधना रामविलास शर्मा की जो 3 खंडों में पुस्तक है, वह इस दृष्टि से अपने आप में एक विरल उदाहरण है। जीवनी वहाँ साहित्य समीक्षा भी बन जाती है, उपन्यास का आस्वाद भी देती है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के यशस्वी कवि, उन पर केंद्रित 2 पुस्तकें मेरे सामने हैं। एक उपन्यास है, दूसरी जीवनी है। कंथा प्रसाद के जीवन पर केंद्रित उपन्यास है, जिसके लेखक श्याम बिहारी श्यामल हैं। श्याम बिहारी श्यामल पत्रकार हैं, अनुभवी और मजे हुए पत्रकार हैं।
11 वर्षों तक दैनिक आवाज़ अखबार में वे काम करते रहे और 10 वर्षों तक अविराम साहित्यिक कालम का अपना मोर्चा सँभाले रहे, जो उनकी पहचान बना। दैनिक जागरण, प्रभात खबर, अमर उजाला आदि-आदि अखबारों से भी वे जुड़े रहे हैं। 3 उनके उपन्यास छपे हैं, गज़ल संग्रह भी एक छपा है और कई अखबारों में, पत्रिकाओं में वे लिखते रहे हैं। कंथा उपन्यास के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रेमचंद पुरस्कार से वे सम्मानित हो चुके हैं। जयशंकर प्रसाद के प्रति बहुत श्रद्धा भाव के साथ उन्होंने इस उपन्यास की रचना की। 10,000 रातों का सवेरा शीर्षक उपोद्घात में श्याम बिहारी जीवनी लिखने की मुश्किलों की चर्चा करते हैं, विशेष रूप से प्रसाद की जीवनी लिखने में किस तरह से ताबड़तोड़ परिश्रम उन्होंने किया, कितनी भागम-भाग, भाग-दौड़ की और कई बार ये हुआ कि सूचना देने वाले लोग मिलते-मिलते रह गए। प्रसाद की जीवनी लिखने में, प्रसाद पर उपन्यास लिखने में कठिनाई यह भी थी कि प्रसाद अत्यंत अंतर्मुखी स्वभाव के रहे हैं। अपनी जीवनी लिखने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए कभी वे उन्मुख नहीं होते थे। किसी को उन्होंने प्रोत्साहित नहीं किया अपनी जीवनी लिखने के लिए, अपने बारे में संस्मरण लिखने के लिए भी। स्वयं उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ लिखा नहीं है। श्याम बिहारी श्यामल ने प्रसाद के घर परिवार के लोगों से संपर्क करते हुए, उनके बारे में जितने दस्तावेज हैं, उनका अध्ययन करते हुए यह उपन्यास लिखा है। यह श्याम बिहारी श्यामल का उपन्यास प्रसाद के बारे में है। प्रसाद पर एक जीवनी मेरे सामने है। अवसाद का आनंद इसका शीर्षक है। सत्यदेव त्रिपाठी जो हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं, समीक्षक हैं, जाने-माने हिंदी सेवी हैं, उनके द्वारा लिखी गई यह जयशंकर प्रसाद की जीवनी है। कंथा श्याम बिहारी श्यामल ने प्रसाद के प्रति लगाव के साथ तल्लीन मानस से रची है और प्रसाद का किस्सा बयां किया है। उसमें तथ्यों से बनाए हुए रेखाचित्र में उन्होंने कल्पना के रंग भरे हैं। सत्यदेव त्रिपाठी की किताब एक अनुसंधाता के द्वारा प्रणीत प्रसाद की जीवन यात्रा का लेखा जोखा है। इसमें विश्लेषण परखता है। समीक्षक रूप सत्यदेव त्रिपाठी का इसमें जगह-जगह सामने आता है और प्रसाद की जीवन यात्रा का निरूपण करते हुए वे उनकी काव्य यात्रा, उनकी रचना यात्रा का बखूबी नोटिस लेते हैं। कभी-कभी जीवनी में रचनाशीलता के कारण आस्वाद व भावों का उच्छलन हो सकता है, पर सत्यदेव त्रिपाठी तटस्थ रहकर अपनी विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति के द्वारा उससे बचते हैं। यह एक गुण भी है जीवनी लेखन का, पर इससे रचनात्मकता और जो एक महान कवि की सृजनशीलता है, तदनुरूप रचनात्मक अनुभूति जीवनी नहीं दे पाती है। श्याम बिहारी श्यामल का जीवनी परक उपन्यास कंथा प्रसाद के प्रति अकृत्रिम श्रद्धा भाव के साथ लिखा गया है, तैयारी के साथ भी लिखा गया है। पर यह उन्हीं पाठकों के लिए आनंददायक हो सकता है जो प्रसाद के रस में पगे हुए हैं, जो प्रसाद का साहित्य पढ़ते रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मान ली गई हैं कि यह सब प्रसाद के पाठक ही जैसे इसको पढ़ रहे हैं और बाकी लोगों को जैसे इसको पढ़ने का कोई खास अधिकार ही नहीं रह गया। ऐसा कंथा उपन्यास को पढ़ते हुए लगता है। जो प्रसाद की कविता के मुरीद हैं, जैसा कि इस उपन्यास का लेखक है, उनके लिए यह रस का अक्षय स्रोत साबित होगा।
मेरे सामने तो यही समस्या थी कि कंथा नाम क्यों रखा गया है। मैंने कामायनी पढ़ी, आंसू भी पढ़ा, कुछ कविताएं प्रसाद की पढ़ी हैं, पर मैं प्रसाद का पाठक नहीं हूँ। तो सामान्य पाठक जो कि साहित्य में रुचि रखता है, उसको तो यही पता नहीं चलेगा कि कंथा क्यों नाम रखा गया है। कम से कम उपन्यासकार यह बताने का कष्ट कर सकता था। और प्रसाद की वह कविता, बाद में कविता फिर मैंने पता करके देखी, तो वह कविता उद्धृत कर सकता था, क्योंकि वह तो उपन्यास की भावधारा से सीधे जुड़ती है। प्रसाद उस कविता में अपनी कंथा की चर्चा करते हैं, और आत्मकथात्मक कविता वह है, इसलिए तो और भी अधिक महत्व है। जो प्रसाद की जीवनी को लेकर के उपन्यास बना रहा है, तो प्रसाद कंथा कविता में अपने अंतर्मन की पीड़ा को बयान करते हैं। प्रेमचंद के आग्रह पर कि आपको अपने बारे में कुछ लिखना चाहिए, उन्होंने आत्मकथात्मक जैसी कुछ कविता लिखी। कंथा शीर्षक उसका था। उसमें एक पंक्ति आती है, सीवन उधेड़ कर देखोगे क्या अब मेरी कंथा भी। तो यह प्रसंग है। यद्यपि प्रेमचंद और प्रसाद को लेकर के कई मार्मिक प्रसंग हैं कंथा उपन्यास में, पर यह प्रसंग नहीं आया जो सत्यदेव त्रिपाठी की किताब में है। सत्यदेव त्रिपाठी ने तो पूरी तथ्यात्मकता के साथ ही जीवनी लिखी है, पर श्याम बिहारी ने प्रसाद की कंथा की सीवन उधेड़ी नहीं है। कंथा उन्होंने प्रसार करके उसकी एक झलक भर दिखाई है। बहुत कुछ छिपा छिपा करके वे चलते हैं, ऐसा लगता है। अपने स्रोतों का वे हवाला नहीं देते। इस पर असहमति हो सकती है कि उपन्यास में स्रोतों का हवाला क्यों दिया जाए। उपन्यास एक रचना है। रचना में तथ्यों की पड़ताल के लिए पाठकों को संदर्भ सामग्री दी जाए, यह आवश्यक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है कि आवश्यक नहीं है, पर यह एक बड़ा गुण हो सकता है। और आधुनिक जीवन प्रवाह में यह अपेक्षित माना जा सकता है कि यदि आप एक ऐसे बड़े कवि पर जीवनी लिख रहे हैं, बड़े कवि पर जीवनी परक उपन्यास लिख रहे हैं, जो अभी अभी हमारे सामने था, उसको जानने वाले देखने वाले मौजूद थे अभी अभी, तो बहुत सारे प्रसंगों में जिज्ञासा होती है कि ये कल्पना से गढ़े गए हैं या सचमुच में है। ये जिज्ञासा बनी रहती है। श्याम बिहारी श्यामल ने अपने पत्ते छिपा करके रखे हैं। एक बहुत बढ़िया उदाहरण मेरे सामने है, प्रदीप गर्ग। उपन्यास यदि लिखना है तो अकबर पर जो उन्होंने अंग्रेजी में और हिंदी में उपन्यास लिखे, उसको देख के समझना चाहिए कि ऐतिहासिक उपन्यास कैसे लिखा जाता है। कितनी मेहनत और कितनी अपार संदर्भ सामग्री, लेकिन एक एक का रेफरेंस है। सारी किताबों के पृष्ठ सहित रेफरेंसेस हैं, और प्रामाणिक उस पर चर्चा में पहले करता रहा हूं और आगे फिर करूंगा। लेकिन ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले को, जीवनी परक उपन्यास लिखने वाले को उस जिम्मेदारी भी अपनी निभानी चाहिए। कंथा उपन्यासकारम प्रसाद के वैराग्य और मिर्जापुर के आसपास के जंगल में सन्यासी की तरह भटकने के प्रसंग से आरंभ होता है। पूरी तरह से हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों सन्यास का वर्ण उन्होंने किया। आगे प्रसंग आते तो हैं, और दो पत्नियों का निधन उनका किस तरह से हुआ, पर सत्यदेव त्रिपाठी ज्यादा प्रामाणिकता से इस पूरे प्रसंग में बताते हैं कि कैसे विदा उन्होंने ली अपनी भाभी से, बताया उनको, और कैसे चल पड़े वे मिर्जापुर के जंगलों की तरफ। तो यह प्रसाद को समझने के लिए जो लोग प्रसाद के अध्येता, प्रसाद के पाठक और छात्र भी प्रसाद को जानना समझना चाहते हैं और उनकी रचना यात्रा से रूबरू होना चाहते हैं, उनके लिए सत्यदेव त्रिपाठी की किताब बहुत काम की है। भाषा की दृष्टि से प्रसाद युगीन भाषा को पुनराविष्कृत किया श्याम बिहारी श्यामल ने, जो हमारे समय की भाषा अब नहीं रही।
और शब्दावली कई बार बहुत अपरिचित भी उनके उपन्यास में आ जाती है। बहुत साहित्य को प्रसाद के युग को रचने का प्रयास वे करते हैं। विंध्याचल के वन का विंध्याचल के वनों का वर्णन करते हैं। बाणभट्ट ने विंध्याटवी का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि नीचे गुनगुनाती तद्भव तराई, ऊपर ध्यानस्थ तत्सम आकाश, बीच के विराट विस्तार में लहरा रही है विंध्या नील की विकल विमल और विशिष्ट वेगवती धाराएं, निर्मल निर्जल लेकिन फिर भी तरल, जितनी उद्दीप्त उद्दाम उतनी ही प्रशांत प्रशांत। लहराती धाराओं को निर्जल कहने का आशय समझना पड़ता है। यदि वे वेगवती उद्दीप्त और उद्दाम हैं तो प्रशांत कैसे हैं एक साथ, यह समझने की कोशिश करना पड़ जाएगी। और प्रशांत हैं तो त्रशांत कैसे हैं, और त्रशांत का क्या मतलब होगा। बहुत सारी वाक्यावली हमारे जैसे सामान्य पाठकों की बुद्धि के परे इसमें हो गई है। छायावादी भाषा यह कदाचित हो सकती है। उपन्यास में प्रसाद कलाधर से कैसे प्रसाद हुए, इसके बारीक संकेत हैं। सत्यदेव त्रिपाठी की पुस्तक में कलाधर से प्रसाद की काव्य यात्रा बहुत साफ है। और सुंगनी साहू के घराने की जो परंपराएं हैं, बड़ी सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उनको और अधिक स्पष्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद के मानस की बनावट को समझने के लिए वो बहुत आवश्यक है। वो सुंगनी साहू का घराना कितना बड़ा है बनारस में, यह तो सत्यदेव त्रिपाठी की किताब से पता चलता है। और संस्कार, धार्मिक परिवेश उसका, झारखंड में जन्म हुआ प्रसाद का, इस पर पंथा उपन्यास में बहुत सुंदर ढंग से बयान किया गया है। झारखंडी उनका बचपन में नाम पड़ गया था। कैसे प्रसाद का बंजारा मन, भीतर बैठा हुआ ओघड़ प्रकट होता है बार बार। बड़े भाई का स्वर्गवास हो जाता है। प्रसाद छोटे हैं, भाभी विवाह करती हैं, एक के बाद एक दोनों पत्नियां, जीवन संगिनियां चली जाती हैं। इस सब के साथ भोजपुरी की जो ठाठ और ठसक है, उसकी पूरी मिठास के साथ और रवानगी के साथ श्याम बिहारी श्यामल ने भाषा वहाँ ली है। प्रसाद की रचनाएं पढ़ करके उनके व्यक्तिगत जीवन में वे कैसे थे, ये हम नहीं समझ सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में वे कितने अक्खड़ भी हो सकते थे, उखड़ सकते थे, इसके प्रसंग हैं। और वह प्रसंग है जब प्रेमचंद उनसे कहते हैं कि आप ही लिख सकते हैं बनारस के गुंडे पर कहानी, और गुंडे पर कहानी आपको लिखना है। प्रसाद दाल मंडी से होकर के गुजरते हैं, तकरीबन रोज जाते हैं उन अपने तम्बाकू की दुकान पर जाने के लिए, उन गलियों से गुजरते हैं। उसी गली में उनकी दुकान है जिसके सामने गौन हारिनों की, गीत हारिनों की कोठरियां हैं, कोठे हैं। खिड़की से वे झांकती हैं, प्रसाद को बहुत मुग्ध होकर के निहारती रहती हैं। ये सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं, श्याम बिहारी श्यामल ने ये प्रसंग छोड़ दिए हैं। कोई उनमें से चाहती भी है कि वे आ जाएं ऊपर, इशारे करती है, और राय कृष्णदास से कहती है कि इनसे कहिए कभी आया करें इत्यादि। यह तो सत्यदेव दुबे बताते हैं। और श्याम बिहारी श्यामल कविता, संगीत और रसिकता का उत्सव अवश्य रचते हैं। गंगा घाट का वर्णन उन्होंने बहुत डूब करके अच्छी तरह से किया है, जिसको भाविक अलंकार कहा जा सकता है। और प्रसाद उनके संगी साथियों के बीच में कुछ लफंगई करते हुए चलते हैं, लेकिन उदात्तता, उनका जो भव्य व्यक्तित्व है वह बना हुआ है। अखाड़ा उनका और पहलवान रूप उनका, वह दोनों में खूब अच्छी तरह से चित्रित किया गया है। पर एक प्रसंग इसमें आ गया है कंथा उपन्यास में कि इस्माइल नाम का गुंडा जो वसूली करते हुए घूमता है, हफ्ता वसूलता है और डराता धमकाता रहता है, जब अति हो जाती है तो अंगारे की तरह दहकते हुए प्रसाद
उसके सामने चले जाते हैं, पंजा लड़ाकर उसे चित्त कर देते हैं अंततः। सत्यदेव त्रिपाठी की जीवनी में यह प्रसंग नहीं आया है और यह लगता है कि पूरी तरह काल्पनिक है और ऐसा संभव भी नहीं लगता है, क्योंकि सत्यदेव त्रिपाठी की किताब से जो सुंगनी साहू के घराने की पूरी मर्यादाएं हैं और राजा के यहाँ उनका सम्मान है और उनकी प्रतिष्ठा है, तदनुरूप इस प्रकार का कोई गुंडा चला आए, प्रसाद उससे पंजा लड़ने के लिए कहें, प्रसाद का कद बहुत ऊंचा नहीं है और गुंडा लहीम शहीम है, और ऐसा कैसे हो सकता था। बाकी यह सत्य है कि जैसा सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं, सत्य ही बताते हैं कि 1000 बैठक और 500 दंड करके 4-5 पहलवानों से जोर आजमाइश वे रोज करते थे। खुराक उनकी उसी के हिसाब से थी और 300-400 हाथ जोड़ी पे फेरते थे रोज। कंथा में भी इसकी थोड़ी चर्चा है। उनके गठीले बदन का आकर्षक स्वरूप का चित्रण सत्यदेव त्रिपाठी ने अच्छी तरह किया है। बड़ी विरासत उनको संभालना पड़ी, अपार संपदा भी थी जो कम होती जा रही थी, संपत्ति का संघर्ष था, उसकी लंबी कथा है, अवसाद का आनंद उसको बयान करता है। प्रसाद की साहित्यिक यात्रा, उनकी जीवन यात्रा और उनके जो तनाव हैं उनके जीवन में, इनको हम समझ सकते हैं इसके द्वारा। और दोनों ही किताबों में प्रसाद की वंश परंपरा का परिचय दिया है, जो कि 7वीं शताब्दी में कान्यकुब्ज नरेश हर्षवर्धन के समय तक पहुंचता है। और उनके यहाँ यह परंपरा है उनके परिवार में कि प्रसाद के पुरखे वहाँ रसोइये थे कान्यकुब्ज में 7वीं शताब्दी तक। हलवाई का काम उनके घर में, उनके घराने में खूब होता रहा। प्रसाद की पाक कला का बहुत बढ़िया चित्रण सत्यदेव त्रिपाठी की किताब में अनेक बार आया है और कंथा उपन्यास में भी आता है। सत्यदेव की किताब से पता चलता है कि भारतेंदु के प्रति जो श्रद्धा भाव प्रसाद का है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। उन्होंने भारतेंदु के दो भतीजों कृष्णचंद्र और ब्रजचंद्र के साथ प्रसाद ने क्वींस कॉलेज में पढ़ाई की थी। हालांकि 6ठी क्लास तक ही पढ़े, पढ़ाई छुड़ा दी गई प्रसाद की, क्योंकि कहा गया कि धंधा करना है तुमको। भारतेंदु के परिवार से ही डॉक्टर मोतीचंद्र आते हैं, जो कि विश्वविख्यात पुरातत्वविद और इतिहासविद हैं। प्रसाद पर वो कितनी अगाध श्रद्धा रखते हैं, इसका चित्रण मार्मिक रूप में किया है श्याम बिहारी श्यामल ने। और संगीत में प्रसाद की रुचि है, बचपन से ही तबला उन्होंने सीखा था। सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं कि नागरी प्रचारणी सभा के पुस्तकालय में बैठे रहते, घंटों बैठे रहते थे, पर अंगुलियां टेबल पर तबला बजाती रहती। पुस्तकालयाध्यक्ष केदारनाथ पाठक कहा करते थे कि सुंगनी साहू के लड़के रोज घंटों पुस्तकालय में बैठे रहते हैं, बराबर टेबल को तबले की भांति पीटते रहते हैं। छठी कक्षा तक नहीं, 7वीं कक्षा तक पढ़ाई उनकी चली। बड़े भाई ने कॉलेज छुड़वा दिया जब, और 12 वर्ष के थे जब पिता देवी प्रसाद जी की मृत्यु हुई। बवंडर प्रसाद के जीवन में एक के बाद एक आते रहे, अंधड़ आते गए। 14 वर्ष के थे तो माँ चल बसी। बड़े भाई वटवृक्ष की तरह छाया किए रहे, संरक्षण देते रहे, पर वे भी ज्यादा नहीं जी सके। 17 साल के जब प्रसाद थे तो शंभुरत्न जी जो अग्रज थे उनका देहावसान हो गया। पढ़ाई की व्यवस्था उन्होंने घर में करवाई थी। इसका बहुत अच्छी तरह से विवरण दोनों किताबों से नहीं मिल पाता है। कुछ पंडित उनको पढ़ाने आते थे, क्योंकि इसकी प्रामाणिक जानकारी मिल नहीं पाई। और जो प्रसाद को पढ़ते हुए, उनके काव्य कला और अन्य निबंध पढ़ते हुए बार बार लगता है कि उन्होंने किसी बहुत बड़े पंडित से पढ़ा है, शास्त्र उन्होंने पढ़े हैं। सत्यदेव त्रिपाठी तो नाम बताते हैं, गोपाल पंडित जी और हरिहर महाराज ये उनको पढ़ाने के लिए आते थे। और कोई और वयोवृद्ध आचार्य थे जो पाली और प्राकृत की शिक्षा उनको देते थे। ये दुर्गादत्त त्रिपाठी के साक्ष्य से उन्होंने बताया है। और रामनगर के राजकीय विद्यालय में पंक्ति पावन सत्यनारायण द्विवेदी जो नैषद पढ़ाते थे, वे प्रसाद जी के घर के मंदिर में रोज आते थे, यहाँ भोजन बनाते थे और गा गा करके प्रसाद को नैषद पढ़ाते रहते थे। यहाँ पर सत्यदेव त्रिपाठी जी ने थोड़ी चूक कर दी है। उन्होंने यह प्रसाद को लेकर के यह
सदुक्ति उद्धृत की है कि नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। यह उक्ति नैषद को पढ़ते पढ़ते प्रसाद जी के कंठ में उतर आई। तो नैषद तो हर्ष की रचना है और माघ की रचना तो शिशुपाल वध है। कदाचित उन्होंने भ्रांति से माघ की रचना समझ लिया है नैषद को, लेकिन नैषद पढ़ लिया है तो फिर नैषदम विद्वद औषधम, विद्वानों के लिए तो सबसे बड़ी दवा है नैषद, ऐसा माना गया। शास्त्र परंपराएं जिस तरह से नैषद में आ गई हैं संस्कृत की, और महान कवि का कवित्व भी प्रसाद जी ने अच्छे पंडित से नैषद पढ़ा। संस्कृत के श्लोक उनको कंठस्थ थे। सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं कि वाचस्पति पाठक के चुनौती देने पर राय कृष्णदास की उपस्थिति में उन्होंने पूरा शीतलाष्टक तत्काल सुना दिया था। बड़े भाई से कई बार झिड़कियां मिली, क्योंकि कविताएं लिखते रहते थे दुकान पर बैठे बैठे। कलाधर के नाम से कुछ छपने को भी भेज दी थी। एक बार बड़े भाई ने बहुत डांटा तो तम्बाकू के कारखाने की भट्टी में बहुत सारी कविताओं का पुलिंदा अपना झोंक दिया। दूसरी ओर रिश्तेदार नातेदार हैं जो घात लगाए रहते हैं। शंभुरत्न जी को अपनी रक्षा के लिए गुंडे रखने पड़ते थे, और प्रसाद जी सबके बीच अपने भीतर के कवि को जिलाए रहे, अपने भीतर के पंडित को भी जगाए रहे। अपने परिवार की जो विरासत में मिली हुई अचल संपत्ति है उसको उन्होंने छुआ नहीं कभी। सांघातिक बीमारी थी, चाहते तो बेच करके इलाज अच्छी तरह करवा लेते। संपत्ति तो उस समय भी बहुत थी, यह उन्होंने नहीं किया। पुरखों की संपत्ति को हाथ नहीं लगाऊंगा, यह व्रत उन्होंने ले लिया था। लखरानी देवी जो उनकी भाभी थी, उनका बहुत स्थान है उनके जीवन में, उनको बनाने में, उनके व्यक्तित्व को बनाने में। पर ग्रंथा में बहुत सारी बातें उनके बारे में जो नहीं बताई गई, उसमें से सत्यदेव त्रिपाठी यह बताते हैं कि शिव पुराण का वे पाठ कर लेती थीं, और अपने समय से वे कितना आगे थीं, शास्त्रों के बंधन तोड़ सकती थीं। पति गुजर गए, पति का वार्षिक श्राद्ध किए बिना घर में मांगलिक कार्य नहीं हो सकता था, और वो चाहती थी कि देवर का विवाह मैं तुरंत कर दूं। और बहुत कुशलता से उन्होंने किस तरह से पूरी व्यवहारिकता के साथ प्रसाद को राजी किया है। छमाही श्राद्ध कर्म के साथ ही बरसी का आचार भी वहीं करवा दिया है। और विंध्यवासिनी देवी प्रसाद के जीवन में आती हैं जो परम सुंदरी हैं। वे ही प्रसाद को प्रसाद बनाती हैं, क्योंकि प्रसाद नाम ही उन्होंने दिया, ऐसा सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं। राज यक्ष्मा से ग्रस्त होकर के वे दिवंगत हुई, और पितृपक्ष और पिंडदान को पाखंड मानने वाले प्रसाद जयशंकर गया जाकर पूर्वजों का विधिवत श्राद्ध भी करते हैं। दशाश्वमेध पर भी श्राद्ध करते हैं, जिसमें मैत्री शरण गुप्त उनके साथ हैं। पत्नी के लिए भी पिंडदान करते हैं। भाभी लखरानी देवी रुग्ण हो जाती हैं, घर में देवभोग के लिए कच्ची रसोई बनती है, और प्रसाद ही बनाते हैं। भाभी के लिए पथ्य भी वे बनाते हैं, और भोजन बनाने में तो वे निपुण हैं ही। फिर लखरानी देवी विंध्यवासिनी देवी की चचेरी बहन से विवाह करने के लिए आग्रह करती हैं। प्रसाद जैसे निष्प्रह हो चुके हैं, तटस्थ हो चुके हैं, वे कहती हैं कि मुझसे क्या पूछती हो, आपको जो करना है करिए। वो पूछवा रहे हैं, कन्या पक्ष वाले बहुत उत्सुक हैं, तो जो उत्तर देना है आप ही दे दीजिए, ऐसा वे कहते हैं। सत्यदेव त्रिपाठी ने अपनी किताब में बताया है। दूसरा विवाह सरस्वती देवी से हो जाता है। विंध्यवासिनी की ही छाया प्रतिमा वे हैं, उनकी बहन भी हैं। इस विवाह के 1 साल पूरा होते होते एक बेटा भी हुआ। छठे दिन ही उसके जन्म के बाद सरस्वती देवी स्वर्ग सिधार गईं, और थोड़ी देर बाद नवजात शिशु भी संसार छोड़कर चला गया। तब सन्यास के लिए प्रस्थान करते हैं प्रसाद, और बबनू महाराज को भेजा जाता है उनकी खोज कराने के लिए मातृ स्वरूपा भाभी के द्वारा, जो उनकी भाभी की बीमारी का ऐसा कारुणिक वर्णन करते हैं प्रसाद को खोजबीन करके उनके सामने,
कि प्रसाद को लौट करके आना पड़ता है। तीसरे विवाह के लिए लखरानी देवी अपनी स्त्री प्रज्ञा से जो निराला खेल करती है, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ थोड़ी कल्पनाशीलता से वर्णन किया है सत्यदेव त्रिपाठी ने। तीसरी पत्नी 1918 में कमला देवी पदार्पण करती हैं सुंगनी साहू के घर में। जिस दायित्व भाव के साथ, परिवार की परंपरा बचाने के भाव के साथ बड़े भाई शंभुरत्न ने छोटे भाई जयशंकर की पढ़ाई छुड़वा दी थी, उसी भाव से जयशंकर ने अपने बेटे रत्नशंकर की भी पढ़ाई छुड़वाई, काम धंधे पर उसे लगाया। पर प्रसाद का जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, ये सब काम करते हुए वह बना हुआ है, बचा हुआ है। कल पुर्जों में, मशीनों में उनकी बड़ी रुचि है। कारों के बारे में जानकारी खूब रखते हैं। तैराकी का उनको बहुत शौक है, घंटों तैरने का अभ्यास करते रहे हैं। रेडियो खरीदने की बड़ी लालसा उनको थी, शतरंज में रुचि लेते थे, दूसरों की मदद खूब करते थे। मौसेरे भाई मुकुंदी लाल के साथ परफ्यूमरीज का प्रतिष्ठान आरंभ कर दिया। इसमें बड़ी कल्पना उनकी दौड़ती थी, क्योंकि गंध शास्त्र में पारंगत थे। तंबाकू में भी किस किस प्रकार की परफ्यूम कैसे मिलाई जाएगी, इसका नुस्खा वे ही जानते थे। और यह सीक्रेट रखा जाता था उनके घराने में, इसको गुप्त रखा ही जाता था। और सुंगनी साहू के यहाँ का जो तंबाकू है वह दूर दूर तक भेजा जाता था, एक्सपोर्ट खूब चलता था उसका। और प्रसाद इससे आगे जाकर के व्यवसाय में किस प्रकार से अपनी कल्पनाशीलता के द्वारा विस्तार करना चाहते हैं, इसके नमूने सत्यदेव त्रिपाठी की किताब में और कंथा उपन्यास में भी हमको देखने को मिलते हैं कि वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में एक मल्टीपर्पज स्टोर खोलने की योजना बनाते हैं, खोल भी देते हैं बाकायदा वहाँ के अधिकारियों से परमिशन, अनुमति लेकर के। और आरंभ में तो खूब चलता है, और अपने मौसेरे भाई की मदद के लिए उन्होंने ये किया था। वे जी जान से उसको चलाते भी हैं, और भीड़ लगी रहती है उस स्टोर पर, ऐसा वर्णन करते हैं। इसकी कुछ ज़्यादा विवरण सत्यदेव त्रिपाठी की किताब में मिलते हैं। समाज के चौधरी का पद प्रसाद छोड़ देते हैं, हलवाइयों के संघ के वे प्रमुख हैं। ये बड़ा प्रतिष्ठित पद है। और लखरानी देवी तो बहुत चिढ़ती हैं, उनके परिवार के लोग सब चिढ़ जाते हैं, उनके हितैषी लोग बहुत नाराज होते हैं, पर वे यह पद छोड़ देते हैं। जाति के द्वारा बहिष्कार उनका कर दिया जाता है इस बात पर। और प्रसाद भी चाणक्य की नीति का इस्तेमाल करते हैं, और मुकुंदीलाल की छोटी बहन के विवाह के अवसर पर वे दिखा देते हैं कि उनके अपमान करने वाले, जाति से बहिष्कृत करने वाले देखते रह जाते हैं, और आशीर्वाद लेने के लिए प्रसाद के पास आती हैं। नववधू जाति वाले कुछ कर नहीं पाते हैं। यात्रा भीरु बहुत हैं जयशंकर प्रसाद, पर गंगा सागर यात्रा उन्होंने की अपनी भाभी को तीर्थ कराने के लिए। कमला जो उनकी पत्नी थी, उनको साथ में ले गए। बड़ा कुनबा उनके साथ चलता है, जब कभी बाहर भी जाते हैं तो कितनी तैयारियां की जाती हैं, इसका रोचक वर्णन है। ये दोनों ही पुस्तकों में इसका रोचक वर्णन है। पर कंथा उपन्यास में इंग्लिश कैप्टन हैं जो हिंदी बोलते हैं, प्रसाद से उनकी अच्छी हिंदी में बढ़िया बातचीत होती है। इसका लंबा प्रसंग है, यह भी काल्पनिक लगता है। पर ये जिज्ञासा होती है कि यदि यह प्रामाणिक है तो कोई संदर्भ दिया जाना चाहिए, और यदि कल्पना से गूथा है तो सुंदर है। पर अभी अभी जो अतीत है उसमें कितनी कल्पना मिलाएंगे, और उससे क्या होगा। इंग्लिश कैप्टन से हिंदी में बातचीत उन्होंने की, इससे क्या निकलता है यदि यह काल्पनिक है तो। जीवनी परक उपन्यास में कल्पना यदि की जाए तो कितनी कल्पना हो, तो कि तथ्य परकता के आड़े ना आने लग जाए, यह प्रश्न आता है। उपन्यास में, कंथा उपन्यास में दुर्लभ प्रसंग हैं अनेक, और मार्मिक प्रसंग भी हैं।
अछूते पक्ष उनके व्यक्तित्व के हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो दोनों किताबों से प्रसाद के संबंध में आती है कि राष्ट्र के लिए चेतना और राष्ट्र की चिंता उनके मन की परतों में कितनी गहराई तक भिदी हुई है, व्याप्त है। सत्यदेव त्रिपाठी ने बहुत मार्मिक प्रसंग इस संबंध में बताया है, जो रत्नशंकर जी के बयान से उन्होंने लिया है। और रत्नशंकर ने बताया कि अवसान के 2 महीने पहले बीमारी में अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, बड़बड़ाते रहते थे। तो क्रांतिकारियों की तरह अंग्रेजों से निपटने का निर्देश वे देते रहते थे कि यहाँ से वो आएगा, यहाँ से गोली चलेगी इत्यादि। और जब कभी होश आता तो वे कहते हैं कि 10 साल बाद देश स्वतंत्र हो जाएगा। ये 1936-37 की बात है। प्रसाद ये कह रहे हैं और वे कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा बनेगी और 10 साल बाद देश स्वतंत्र हो जाएगा। अरविंद ने भी भविष्यवाणी की थी, महायोगी अरविंद ने, कि देश स्वतंत्र होगा 1947 में। और प्रसाद भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, लगभग वही समय बता रहे हैं। देश के लिए चिंता उनके मन में उस समय भी है जब गंभीर रूप से बीमार है, वो मृत्युशैया पर है। सत्यदेव त्रिपाठी इसके साथ साथ उनकी रचनाओं का विश्लेषण करते चलते हैं। वे ठीक ही कहते हैं कि अजात शत्रु अंग्रेजों की फूट डालकर राज करने वाली नीति पर खुला प्रहार करता है। और दोनों ही किताबों में प्रसाद का जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व है, वो सार्वजनिक मंचों पर कविता सुनाने से वे किस तरह कतराते रहे हैं, इसके प्रसंग हैं। यह सर्वविदित है, पर कैसे लोग उनको फुसला लेते हैं और पटा लेते हैं, इसके भी उतने ही रोचक प्रसंग हैं। और इस सीमा तक वे सार्वजनिक कवि सम्मेलनों में कविता सुनाने से बचते हैं कि चंद्र प्रकाश सिंह, जो उनके बहुत स्नेह भाजन हैं, वे कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए बुलाने आते हैं, बहुत आग्रह करते हैं। प्रसाद जी कहते हैं कि अगर समारोह में, कवि सम्मेलन में अध्यक्षता करने का प्रस्ताव वापस ले लेते हो, तो मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि निराला जी जब आएंगे तो तुम्हारे घर आकर के उनके सामने कामायनी के अंश में तुम्हें सुनाऊंगा। ये सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं। और कंथा उपन्यास में यह प्रसंग वर्णित है कि किस तरह से निराला की उपस्थिति में चंद्र प्रकाश सिंह के घर कामायनी जो सुनाई। पर सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं कि निराला ने क्या कहा उसके बाद। बहुत ही अद्भुत निराला का कथन है कि आधुनिक युग के महाकाव्य का अवतरण हो चुका है। दोनों ही किताबों में प्रेमचंद और निराला से कितनी संवेदनशीलता के साथ प्रसाद जुड़े हुए हैं, कितना भाव है दोनों के लिए उनके मन में, और दोनों का इनके लिए, ये दोनों ही किताबों से सामने आता है। तो सत्यदेव त्रिपाठी की किताब में पूरी तथ्यपरकता के साथ में यह आता है। और निराला ने कमायनी के 2 अंतिम सर्ग 1936 में प्रसाद के मुख से सुने, जब वे लिखे ही जा रहे थे, लिखे गए थे। निराला और चंद्र प्रकाश सिंह जो उनके प्रथम श्रोता थे, तब उन्होंने कहा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के महाकाव्य का अवतरण हो चुका है। हिंदी साहित्य का यह स्वर्ण काल अपने पूर्ण प्रकर्ष पर है। ये सत्यदेव त्रिपाठी ने उनका वाक्य उद्धृत किया है। सार्वजनिक काव्य पाठ की घटना के अलग अलग बयान यद्यपि हैं दोनों किताबों में। और सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं कि एक बार जब उन्होंने सार्वजनिक कवि सम्मेलन में काव्य पाठ किया, बहुत तन्मय होकर के, तब महावीर प्रसाद द्विवेदी जो उनके कटु समीक्षक रहे, उनकी आंखों से धारा प्रवाह, अश्रुपात हो रहा था। यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रसाद की कुछ रचनाएं अंग्रेजी में रिजेक्टेड लिख करके लौटाई थी। जिस तरह से उन्होंने निराला की जूही की कली रिजेक्ट करके लौटाई थी। मैथिली शरण गुप्त का जो वातायन है, ओराइजन है, क्षितिज है, मानसिक क्षितिज है कविता की समझ के बारे में, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो बड़े समीक्षक हैं,
उनका जो मानसिक क्षितिज है, कविता की समझ है, उसकी सीमाएँ भी इससे समझी जा सकती हैं। देवी प्रसाद शुक्ल की भव्य उपस्थिति का चित्रण एक कवि गोष्ठी में किया गया है, पर उनका कुछ परिचय उपन्यास से नहीं मिल पाता है, कंथा से। और सत्यदेव त्रिपाठी इसमें कुछ अधिक सूचना देते हैं। और देवी प्रसाद शुक्ल उनके काव्य गुरु थे, यह हम जानते हैं। वे उस कवि सम्मेलन में बैठे हुए थे और रसिकजन चाह रहे थे कि प्रसाद इसमें कुछ सुना दें। तब अंत में यही समस्या का निदान निकाला जाता है कि उनके काव्य गुरु देवी प्रसाद शुक्ल जी बैठे हुए हैं। यदि वे आदेशित कर देंगे तो प्रसाद को सुनाना पड़ेगी अपनी कविता। प्रसाद जब कविता सुनाते हैं इस कवि सम्मेलन में, तो जैसे बड़ा सपना साकार हो रहा हो। इसका निरूपण स्वप्नोपम शैली में ही कंथा उपन्यास में किया गया है। पर दोनों ही पुस्तकों से प्रसाद के भीतर का जो दार्शनिक है वह कैसे विकसित हुआ है, उनके भीतर का जो पंडित है वह कैसे संवरता रहा है, इसके बारे में बहुत सुस्पष्ट छवि नहीं बन पाती है, कंथा से तो नहीं ही बन पाती है। प्रसाद जी के पुस्तकालय का उल्लेख कंथा में मेरे ख्याल में नहीं आया है, सत्यदेव त्रिपाठी ने किया है। पर उनके पास पोथियां यदि थीं, हस्तलिखित पोथियां यदि थीं, तो उनकी जानकारी कहीं से नहीं मिल पाती है। और जैसा मैंने कई बार कहा है कि काव्य कला और अन्य निबंध उनका पढ़ते हुए लगता है कि उनके पास दुर्लभ मैन्युस्क्रिप्ट्स या हस्तलिखित पोथियां हैं, जो कि कदाचित रामचंद्र शुक्ल को भी नहीं उपलब्ध हुई थी। और विरासत थी उनके पास, एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत, साहित्यिक विरासत प्रसाद की जो थी, वो पंडितों से संपर्क जो है उसके कारण कुछ पांडुलिपियां दुर्लभ उनके घर में यदि हैं, तो प्रसाद ही केवल हैं जो उनके अध्येता हैं। तो कई बार तो लगता है कि काशी के पंडितों ने भी जो नहीं पढ़ा है, वो प्रसाद ने पढ़ रखा है, क्योंकि छपी किताबें तो बहुत ज़्यादा नहीं आई हैं इस समय तक। बहुत सारी हमारी धरोहर पांडुलिपियों में है, घर-घर में है, पंडितों के पास है, वो प्रसाद के पास है। उनका पोथी खाना कहाँ गया, क्या हुआ, उस पर पूरी जानकारी मिलती नहीं है, इन दोनों किताबों से नहीं मिलती है। लेकिन प्रसाद का जो अवसान है, बहुत ही हमको विचलित कर देता है। हृदय का महा हाहाकार उसमें सुनते हैं, काशी का दुःख हम उसमें पहचानते हैं। और प्रसाद का परिवार जिसको तिनके-तिनके जोड़ करके सहेजा गया है, उसको बिखरते हुए देखने का अनुभव यहाँ होता है। लेकिन प्रसाद जिस तरह से मृत्यु का सामना करते हैं, मृत्यु का आलिंगन करते हैं और अंतिम विदा की तैयारी जैसे उन्होंने पूरी कर ली है, अपने मिटने का अधिकार उन्होंने निभा दिया। यह प्रचंड प्रवीर से उधार लेकर के शब्दावली में कह सकता हूँ। सुगनी साहू के घराने की परंपरा बनाए रखने के लिए जीवन की आहुति उन्होंने दे दी, पर कामायनी भी पूरी कर ली, कवि के रूप में पूरी अपनी अहमियत को साबित करते हुए। बहुत मार्मिक प्रसंग है जो कंथा में नहीं आया है, उस सत्यदेव त्रिपाठी ने बहुत अच्छी तरह से इसको बयान किया है। और सही प्रसंग है कि शिव प्रसाद गुप्त जो चल फिर नहीं सकते थे, इस समय अशक्त हैं, वे पालकी में आते हैं प्रसाद को श्रद्धांजलि देने के लिए अंतिम विदा के अवसर पर। और 8 कहार बांसों से बनी हुई कुर्सी में उनको उतारते हैं और प्रसाद की चिता को जलते हुए शिव प्रसाद गुप्त देखते हैं। शिव प्रसाद गुप्त तो आते हैं कंथा उपन्यास में भी कई जगह, पर यह प्रसंग नहीं आया। सत्यदेव त्रिपाठी ने तो जीवनी लिखी है और तथ्यों के आधार पर ही लिखी है, पर यह बहुत मार्मिक प्रसंग है। इसमें अपने आप में बड़ा काव्य बन जाता है, केवल तथ्य ही दिए जाएं। सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं कि चिता जलती हुई जलती रही। उसके बाद शिव प्रसाद गुप्त
आज के दफ्तर में गए और उन्होंने आदेश दिया सारे कर्मचारियों को बुला करके कि आज आज अखबार के मुखपृष्ठ पर कोई समाचार नहीं छपेगा, केवल प्रसाद जैसे विश्व कवि महामानव और दिव्य पुरुष का चित्र बीचों बीच में उसके होगा और उसके नीचे उनका जीवन चरित होगा। दोनों ही किताबों में चमत्कारपूर्ण प्रसंग भी हैं। कथा उपन्यास में हाफिज कादिर हकीम कैसे उनका इलाज करते हैं, इसका एक प्रसंग आया है। यह भी ऐसा लगता है कि काल्पनिक है। प्रसंग यह है कि रोज चूंकि पान के साथ चूना लेते रहते थे, तो उनको पता ही नहीं चला कि कब चूना जमा हो करके उनके तालू में चिपक चुका है, उसकी परत चिपक गई है और धीरे-धीरे उनके मुँह से खून रिसता रहता है। बाद में यह सांघातिक बीमारी जैसा बन कर के और बहने लगता है खून, धारा निकलने लगती है उनके मुख से, मुख उनका बंद हो जाता है, खोल नहीं सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं। तब बड़े-बड़े डॉक्टरों को दिखाने पर कुछ भी इलाज नहीं हो पाता है, लगता है कि ये तो असाध्य रोग हो गया, कब बच भी नहीं पाएँगे इससे। तब हाफ़िज़ कादिर हकीम आते हैं, तो कोई काढ़ा उनको किसी तरह पिलाते हैं, कहते हैं कि इससे जलन बहुत होगी, लेकिन इसको पी के उगलिए। तो प्रसाद उसको उगलते हैं, धीरे-धीरे उनका मुख खुलने लगता है, तो उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। वो हकीम ही बताते हैं कि आपके मुख में तालू पर चूने की परत जम गई थी। यह भी लगता है कि तथ्यात्मक नहीं है। जूरी का पद जिस प्रकार से प्रसाद छोड़ते हैं, यह दोनों ही बहुत सम्मानित पद है। कचहरी में जूरी का पद न्यायालय में प्राप्त होना, पर किस तरह से उससे मुक्ति वे प्राप्त करते हैं। लखरानी देवी और बाकी सब लोग बहुत नाराज़ भी उनसे होते हैं, क्योंकि बड़ी प्रतिष्ठा का यह पद था। लेकिन प्रसाद के लिए उनकी रचनाशीलता के लिए यह बहुत ही घातक रहा, इसलिए उचित ही वे इसको छोड़ देते हैं। एक प्रसंग दोनों किताबों में जो आया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रसाद को समझने के लिए कि वे क्रांतिकारी चंद्रशेखर को किस तरह से छिपा करके रखते हैं और इसका सुंदर निरूपण किया है कथा उपन्यास में। सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक दूसरे मकान में गुप्त तहखाने की तरह चंद्रशेखर को छिपा करके, आजाद को छिपा करके वहां रखने की व्यवस्था कराई और उनका जो सेवक था बहुत उत्साह से उनकी सेवा करता रहा। कथा उपन्यास के अनुसार अंत में तो सेवक उनका मारा गया गोली खा करके। दोनों उपन्यासों में प्रसंग जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण का है, जिसमें कि निराला बैठे हुए हैं, प्रसाद भी बैठे हुए हैं, प्रेमचंद भी हैं और निराला तो सुनते-सुनते आवेग में आकर के उठने लगते हैं, जैसे कि नेहरू से भिड़ जाएँगे, शारीरिक रूप से भिड़ जाएँगे। प्रसाद उनके साथ बीच-बीच में उठते हैं, दोनों भुजाएँ उठा कर के उठने लगते हैं। प्रेमचंद बार-बार उनको पकड़ कर के बिठाते हैं। प्रसाद प्रेमचंद से कहते हैं कि मैं तो निराला जी को शांत करने के लिए उठ रहा हूँ। प्रेमचंद कहते हैं कि नहीं, नहीं, आपका गुंडा रूप मैंने देख लिया। पता नहीं आप क्या करते, मैं बिठा रहा हूँ था आपको इसीलिए। यह प्रसंग है, यह कथा उपन्यास में आता है। अनेक लोगों की सहायता जिस तरह से उनकी विपत्त में प्रसाद ने की है, प्रेमचंद की भी बहुत सहायता की। जब वो बम्बई की फ़िल्मी दुनिया से, माया नगरी से लौट कर के आए, उनके निवास वगैरह के संबंध में रामनाथ सुमन प्रसाद से सहायता मांगने आते हैं, क्योंकि घर से उनको बेदखल किया जा रहा है, रहने के लिए मकान से निकाल दिया गया है, विपत्ति में है और संकट है, उनके ऊपर हमला कर देंगे पड़ोस के लोग, ऐसा कुछ कांड उन्होंने किया है। प्रसाद चुपचाप अपने सेवक गंगा नाई को भेज करके उनका सामान उनके घर से मंगवा लेते हैं और
सुंगनी साहू के घराने से जयशंकर प्रसाद जी ने सामान उठवाने के लिए कहा, यह सुनकर के कोई कुछ बोल भी नहीं पाता है, नहीं तो सुमन जी का जीना हराम हो जाता है। कंथा उपन्यास में इस प्रसंग की चर्चा नहीं है, सत्यदेव त्रिपाठी की किताब में इस प्रसंग की चर्चा है। एक और प्रसंग है इसी प्रकार का कि किस प्रकार से प्रसाद में जो मनोविनोद की प्रतिभा थी, वो सेंस ऑफ ह्यूमर जिसको कहते हैं, हास्य की उनमें प्रवृत्ति थी। तो कटारे नाम के कोई सज्जन जो उन्हें ब्रजभाषा के एक पुराने कवि पजनेस के छंद सुनाया करते थे, उनको ढेरों छंद पजनेस कवि के याद थे, किसी को लिखवाते नहीं थे, वो कोई दूसरा सुनकर के याद कर ले, ऐसा होने नहीं देते थे। प्रसाद जी ने उनको बुला करके अच्छी तरह ठंडाई पिलाई और कहा कि थोड़े छंद सुना दीजिए, हम ना तो नोट करेंगे ना याद रखेंगे। तो दूसरे कमरे में 4 लोगों को लिखने के लिए बिठा दिया था उन्होंने। बजनेस जी को मालूम नहीं था। वे अपनी तरंग में आकर के छंद पर छंद सुनाते चले गए। इस तरह से कटारे जी सुनाते चले गए। इस तरह से पजनेस कवि जो ब्रजभाषा के पिछली पीढ़ी के कवि हैं, उनके दुर्लभ छंद लिपिबद्ध करवा लिए प्रसाद ने। और भी इस प्रकार के दुर्लभ प्रसंग दोनों पुस्तकों से आते हैं। बहुत मार्मिक प्रसंग है जो सत्यदेव त्रिपाठी की किताब में है। कवि के जीवन पर लिखते हुए कैसे कविता स्वयं बन जाती, केवल तथ्य भी यदि लिखें, न मिलाएं कल्पना, तो संवेदनशीलता की जो पराकाष्ठा प्रसाद में है। सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं कि कामायनी का अंग्रेजी भाषांतर तैयार कर रहे थे कोई साहनी जी, उनके साथ काशी के गंगा घाट पर प्रसाद सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सामने से गलित कुष्ठ वाला कोई भिखारी दिख गया। प्रसाद उसे स्थिर निर्निमेष दृष्टि से देखते रह गए। भिखारी ठगा सा उनको ताकता रह गया। थोड़ी देर बाद प्रसाद ने साहनी जी से कहा कि साहनी देखो, मेरी उंगलियां कैसी टेढ़ी होती चली जा रही हैं। प्रसाद, उनके भीतर कैसा अध्यात्म पुरुष बैठा हुआ है, यह सत्यदेव त्रिपाठी के द्वारा बताए गए इस प्रसंग से हम जानते हैं। वे तदाकार हो जाते हैं, दूसरे के दुख को साझा ही नहीं करते हैं, वे उसके भीतर जैसे समा जाते हैं, वे तन्मय हो जाते हैं। वो गलित कुष्ठ वाला ऐसा बीभत्स दृश्य है, वो प्रसाद जैसे उसके दुख में रम रहे हैं। तो ये तो साहनी जी ने देखा कि सचमुच में उनकी उंगलियां ऐंठ रही हैं, तो उसको किसी तरह खींच करके अलग ले गए कि कहीं कुछ इनको हो न जाए। तो ये इस तरह के प्रसंग हैं। और भी रोचक प्रसंग जो सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं। तो प्रसाद की जो जिंदा दिली है और ओगढ़ भी उनके भीतर एक बैठा हुआ है, और एक बनारसी ठाठ वाला व्यक्ति, वह हम देखते हैं जीवनी जो सत्यदेव त्रिपाठी की है उसको पढ़ते हुए। राजेंद्र प्रसाद शर्मा उनके निकट पड़ोसी हैं। राजेंद्र शर्मा जी के सानिध्य के अच्छे प्रसंग हैं दोनों किताबों में, और अंतरंग भी हैं वे प्रसाद से। उनके ताऊ हनुमान जी के भक्त थे। उनका दिमाग हनुमान भक्ति करते करते कुछ चल गया। हनुमान चालीसा पाठ करते करते हनुमत हनुमत भाव से आविष्ट हो गए। हनुमत भाव से आविष्ट होकर के पेड़ पर चढ़ गए, नीम के पेड़ पर, और बहुत ऊंची डाल पर बैठ गए। 3 दिन तक उतरे ही नहीं। मोहल्ले के लोग प्रयास करते रहे उनको मनाने का, उतारने का प्रयास करते रहे। जब कुछ भी नहीं उपाय चल पाया, तब हार करके राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी प्रसाद जी के पास गए। वो चिंतित थे। प्रसाद जी ने उनकी शक्ल देख करके पूछा, का हो? तो उन्होंने अपनी व्यथा कथा बताई। प्रसाद सुनते ही जैसे थे वैसे ही उगड़े बदन पर गमछा डाल करके बोले कि चला, और अंगूठ और फूटी वाली खड़ाऊ खड़खड़ाते हुए खटखटाते हुए राजेंद्र शर्मा जी के साथ चल पड़े। प्रसाद जी जब पहुंचे तो हनुमान चौतरे के आसपास नीम के पेड़ के नीचे जो भीड़ थी वह थोड़ी दूर हटी। शोर भी थमा, सन्नाटा कुछ हो गया। तब प्रसाद जी ने अपनी बुलंद आवाज में मुंह ऊपर करके
तथाकथित हनुमान जी को कड़क स्वर में पुकारा, काहो। उधर ताऊ जी ने विनय पूर्वक नीचे नीचे मुंह करके आवाज लगाई, प्रभु तरुतर कपिडार पर। और इतना कह करके नीचे उतरने लग गए। प्रसाद ने उनको उतर कर जब वे आए तो साथ चलने का इशारा किया। वे चुपचाप साथ चल पड़े। प्रसाद जी उनको मंदिर के पास के कुएं तक ले गए, पीने के लिए उनको पानी दिया। और इसके बाद 35-36 वर्षों से जो उनकी विक्षिप्त मनोदशा थी, जिसमें कभी भी वो ऐसा कांड कर सकते थे, उसमें सुधार आ गया, ऐसा सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं। ऐसे प्रसाद जितने बड़े व्यक्तित्व हैं, अपने जीवन में भी वे कितना अनोखा रच सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, इसके प्रसंग हमको यहाँ मिलते हैं देखने को। और दोनों ही पुस्तकों में रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रसाद की भेंट का प्रसंग है। कंथा उपन्यास में इसको बहुत कल्पनाशीलता के साथ में और बहुत काव्यात्मकता के साथ में निरूपित किया गया है। राय कृष्णदास के बाग में वो जैसे रुकते हैं, रविन्द्रनाथ का सूफियाना अंदाज, उनकी वेशभूषा, भाव भंगिमा, और मुनीम लक्ष्मण दास का उनके सामने हारमोनियम बजाना, और बड़ी प्रतिभाएं जिस प्रकार से टकराती हैं एक दूसरे से, दो बड़ी ज्योतियां जैसे आमने सामने रखी हों, एक दूसरे को उद्दीप्त करती हैं। यह प्रसंग है कंथा उपन्यास में। सत्यदेव त्रिपाठी ने इस मुलाकात का अपेक्षाकृत बहुत संक्षिप्त वर्णन किया है। और मित्र मंडली से जो नोकझोंक प्रसाद की होती है, उसके लंबे लंबे प्रसंग कंथा उपन्यास में है। रसिकता की वानगी उनमें है, हंसी मजाक है, हाजिर जवाबी है, सबकी हाजिर जवाबी है उसमें। प्रसाद तो उसमें है ही, प्रत्युत्पन्न मतित्व है। ये कंथा उपन्यास में कल्पनाशीलता के साथ खूब मिलते हैं। सत्यदेव त्रिपाठी की किताब में भी कुछ नमूना इनको हमको देखने का मिलता है। और होम्योपैथी के चिकित्सक उनके उपदास उपनाथ सिंह थे, उनकी पत्नी कमला है, उनसे जो बातचीत है, इसका भी बहुत मनोरंजक निरूपण कंथा उपन्यास में मिलता है। उपनाथ सिंह के लिए प्रसाद ने कितना कुछ किया, यह भी हम कंथा उपन्यास से जानते हैं। महिलाएं जो प्रसाद के जीवन में आईं, उनसे हम रूबरू होते हैं दोनों किताबों में। श्यामा प्रसंग दोनों में आता है, पर जैसा श्याम बिहारी श्यामल करते हैं कि वे कई बार बच कर के निकल जाते हैं। श्यामा प्रसंग की परिणति की कोई बात उनके उपन्यास में नहीं आती, जबकि प्रसाद के व्यक्तित्व और उनके रचनाकार को समझने के लिए यह भी जरूरी था। श्यामा उनके जीवन में आ गई, और रमणियां तो लालायित रहती थी। प्रसाद का अत्यंत आकर्षक व्यक्तित्व था। और जैसा सत्यदेव त्रिपाठी की किताब से पता चलता है कि वे छायाचित्र खिंचवाते समय या तो बहुत सचेत हो जाते थे, मुंह कुछ ऐसा कर लेते थे कि कोई भी फोटोग्राफर उनकी सही छवि उतार नहीं पाता था। तो जितने फोटो छायाचित्र प्रसाद के मिलते हैं, उनमें उनका जो वास्तविक भव्य उदात्त महनीय स्वरूप है, वह नहीं झलक पाया जिन लोगों ने उनको देखा है। राहुल सांकृत्यायन के संबंध में भी यह बताया जाता है, जिन्होंने उनको देखा है, कि किसी फोटोग्राफ में उनका जो अद्भुत स्वरूप है, वह नहीं आ पाया। प्रसाद के संबंध में भी यही बात है। तो इसलिए इसलिए रमणियां उनको देखती रह जाएं, मुग्ध हो जाएं, यह तो होता ही था। पर श्यामा संगीत में माहिर थी, उसकी संगीत कला को प्रसाद ने सराहा। महफिलें रायकृष्ण दास आयोजित कराते थे, यह सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं। और सत्यदेव त्रिपाठी यह भी बताते हैं कि विनोद शंकर व्यास ने रजवंती नाम की एक महफिल गायिका के प्रसाद पर प्रगाढ़ अनुराग का वर्णन किया है। रजवंती तो कंथा उपन्यास में भी आती है, पर वह तो अभिभाविका अभिभाविका की तरह आती है, श्यामा की अभिभावक बन करके आती है।
श्यामा को वह गुंडों से बचाती है, उसके गांव के लोग जो हमला उस पर कर रहे हैं उनसे बचा करके आती है। कुछ अलग ही प्रकार का रूप रजवंती का कंथा उपन्यास में है, जो तथ्य विनोद शंकर व्यास से लेकर के सत्यदेव त्रिपाठी ने बटोरे हैं, उसमें कुछ अलग स्वरूप उसका है। और सत्यदेव त्रिपाठी के अनुसार तो रजवंती प्रसाद के प्रति ऐसा भाव रखती थी कि एक बार वह अपने सारे बहुमूल्य आभूषण लेकर उनके पास पहुंच गई और उनके चरणों में आभूषण रख कर के बोली कि अब मैं यह पेशा नहीं करना चाहती, मेरे लिए कोई स्थायी व्यवस्था कर दीजिए। वह सुंदर थी, तो प्रसाद जी उसकी ओर आकृष्ट भी थे, पर वे इस प्रपंच में उलझना नहीं चाहते थे। वे किसी तरह मुक्त हुए इस सब से। यह अवसाद का आनंद पुस्तक से हम जानते हैं। श्याम बिहारी श्यामल ने रजवंती और श्यामा को लेकर के कुछ कल्पना से प्रसंग रचे हैं। और श्यामा के रहने की व्यवस्था प्रसाद के भवन के अहाते में कर दी गई थी। वह गौनहारिन थी, असाधारण रूपवती भी थी, अच्छी गायिका थी। प्रसाद पर उसका मन था। प्रसाद ने अपनी रईसी तबीयत के चलते उसका मन रखा। यह सत्यदेव त्रिपाठी की किताब से ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि एक सन्यासी मन निरंतर निर्लिप्त उनको बनाए रखता रहा। ये जो निर्लिप्त भाव है, ये जो सन्यास का भाव है, ये उनके भीतर रहा। इसलिए मोह था, श्यामा का अधिक था। वह रही, फिर वह चली गई, स्वयं ही चली गई ऐसा लगता है। और सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं कि उनसे पूछा गया प्रसाद से कि कहाँ है, क्या हुआ उसका। तो प्रसाद ने बहुत वीतराग भाव से कहा कि मर गई है। लेकिन बाद में कुछ दिनों बाद वह मिलने आ गई। प्रसाद ने इतना पूछा कि कैसी हो। तो श्यामा कुछ नहीं बोल पाई उनके सामने। ये सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं। यह कंथा उपन्यास में ये बहुत सारे प्रसंग नहीं आ पाए, और ये चूंकि सत्यदेव त्रिपाठी ने तथ्य जुटा करके लिखी है तो ये महत्वपूर्ण है। बाकी अवसाद का आनंद इसलिए विशेष रूप से पठनीय है कि किशोरावस्था से लगा करके और किस प्रकार से झरना और आंसू और कामायनी के कवि के रूप में प्रसाद का विकास होता है। और इस जीवनी के द्वारा जो संदर्भ दिए गए हैं उनसे आंसू को समझने का प्रयास किया जाए तो लगता है कि आंसू अंततः प्रेम के देवता की अर्चना और काम की पूजा है। यह प्रश्न ही करना बेमानी होता हो जाता है कि किस प्रेयसी के लिए लिखा है, कौन थी उसकी नायिका। क्योंकि जिस प्रेयसी के लिए लिखा होगा उसको तो प्रसाद फिर अंततः इतना विसार देते हैं कि कह देते हैं कि मर गई है। बरसों बाद जब दिख जाती है तो प्रसाद चकित हो जाते हैं और अरे तुम, ऐसा उससे कहते हैं। और वह श्यामा कुछ कह नहीं पाई। यह सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं। सत्यदेव त्रिपाठी यह भी बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद शर्मा को आंसू की प्रति जब उन्होंने सौंपी, भेंट में दी और उनसे अपेक्षा की गई कि उसके भीतर के कवर पर वे कुछ लिख दें, तो तत्काल यह छंद प्रसाद ने उस पर लिखा। यह तो दुर्लभ है। ओ मेरे प्रेम बता दे, तू स्त्री है कि पुरुष है, दोनों ही पूछ रहे हैं, तू कोमल है कि परुष है, उनको कैसे समझा दूं तेरे रहस्य की बातें, जो तुझको समझ चुके हैं अपने विलास की घातें। यह आंसू को समझने के लिए एक तरह से प्रसाद ने जो लिख दिया है राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी को पुस्तक समर्पित करते हुए, यह एक सूत्र भी बन सकता है। और किस प्रकार से जयशंकर और प्रसाद गलमाही करते हुए चलते हैं। एक संस्मरण जो मैंने नवनीत पत्रिका में किसी का पढ़ा था, वह नहीं इन किताबों में दोनों में मिल पाया। कोई सज्जन थे जो कामायनी की पंक्ति उनको समझ में नहीं आ रही थी,
वे प्रसाद जयशंकर प्रसाद के पास पहुँचे कि हमको ये लाइन या पंक्ति लग नहीं रही है, आप समझा दीजिए। प्रसाद किताब सामने रख कर के उस पंक्ति को देखते रहे, उसके आगे-पीछे पढ़ते रहे और कुछ देर बाद बोले कि मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने किस आशय से लिखा है। बाद में कभी मुझे समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो वे सज्जन बड़े चकित होकर के चलते बने कि इतने बड़े महान कवि, इन्होंने खुद ही लिखा है और उसका अर्थ स्वयं नहीं बता पा रहे हैं। बाद में जब प्रसाद को पढ़ते रहे, तब उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि मुझे ये समझ में आया कि जो लिखा था वह प्रसाद ने लिखा था और जिससे मैं पूछ रहा था वह तो जयशंकर था। प्रसाद का लिखा हुआ जयशंकर मुझे कैसे बताता है? यह प्रसंग मैंने पढ़ा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और जिन सज्जन ने लिखा था उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रसाद के पास स्वयं गए थे, कोई साहित्यकार ही थे और नवनीत में यह लेख था जहाँ तक मुझे स्मृति है। 45 साल पहले कभी पढ़ा होगा। प्रसाद के भीतर जो कई तरह के तनाव हैं, उनमें से एक यह भी है कि उनके हृदय में राधा कृष्ण है, मस्तिष्क में राम का आदर्श है, गद्य में इतिहास है, कविता में आंसू और कामायनी है, गद्य में पौरुष है, परुषता है, कविता में तरल हृदय है। वे एक देह से संसार में रहते हैं, देह से संसार में रहते हैं, मन से कविता के भावलोक में रहते हैं। तो यह है कालिदास की उपमा यदि लें तो देह आगे सरकता है, शरीर आगे सरकता है और चित्त जो है पीछे भागता है, जैसे कि पताका को हाथ में लिए कोई जा रहा हो तो पताका पीछे फहराती चली जाती है। व्यवहार निभाते रहे हैं प्रसाद तंबाकू की दुकान पर बैठ करके, उसके बीच नवाचार नवाविष्कार भी वे करते रहे हैं। यह अंतर जगत विशेष रूप से जो उनका है वह कंथा उपन्यास में यह छूट गया है कि गांधी प्रसाद के मानस में किस तरह से हैं। सत्यदेव त्रिपाठी चूंकि प्रसाद साहित्य के समीक्षक भी हैं, इसलिए वे बताते हैं कि धीरे धीरे गांधी पर विश्वास प्रसाद का बढ़ता चला गया। यह बहुत आवश्यक है। पूरा जो उस समय का राजनीतिक परिदृश्य है उसको जानने के लिए गांधी और भगत सिंह के संबंध, क्योंकि दोनों के बारे में इतनी अनर्गल बातें कही जाती हैं। प्रसाद क्रांतिकारियों पर भरोसा रखते हैं और गुपचुप सहायता उनकी करते हैं, मदद भी करते हैं, उनका साथ देते हैं, लेकिन विचारधारा की दृष्टि से अंततः गांधीवाद के साथ वे हो जाते हैं। तो सत्यदेव त्रिपाठी कहते हैं कि प्रसाद की रचनात्मकता का नियामक स्वर गांधी का दर्शन अंततः बनता है। सत्यदेव त्रिपाठी की किताब में जो प्रसाद के भीतर का अंतर्द्वंद है कामायनी को लिखते समय, इसकी भी वे झलक देते हैं। और जहाँ शतपथ ब्राह्मण में ईड़ा मनु से कहती है कि मैं आपकी दुहिता हूँ, दुहित्री भाव काम भाव में कैसे रूपांतरित होता है, यह हमारे लिए एक जटिल सवाल बन जाता है 20वीं शताब्दी में। प्रसाद के भीतर इसका तनाव है, इसका द्वंद प्रसाद के अपने भीतर है। इसका संकेत हमको सत्यदेव त्रिपाठी की किताब से मिलता है। पर दोनों ही किताबों को पढ़ते हुए जो बहुत बड़ी बात हुई है कि हमारे लिए 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का पूरा हिंदी जगत उपस्थित ये किताबें कर देती हैं। बनारस को जीता जागता कंथा उपन्यास साकार करता है बनारस का जो पूरा सांस्कृतिक परिवेश है उसको। और मिश्र पोखरी है, औरंगाबाद है, त्रिपाठी निवास है जहाँ कमलापति त्रिपाठी है। कितने साहित्यकार प्रसाद से जुड़े हुए हैं। भारतेंदु का बनारस, राय कृष्णदास, विनोद शंकर व्यास, शिव प्रसाद गुप्त सितारे हिंद, केदारनाथ पाठक हैं, कृष्णदेव गौड़ हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। अपनी सारी उग्रता के साथ में, अपने उघड़पन के साथ में, उनसे संबंधों के ताने बाने प्रसाद के सत्यदेव त्रिपाठी जी ज्यादा बेबाक रूप में बताते हैं। और कंथा उपन्यास में
कुछ महीन संकेत दे करके बताया जाता है। पर कन्था उपन्यास में बहुत महत्वपूर्ण बात यह हुई कि जो प्रसाद के समय का रंगमंच है, उसके दुर्लभ प्रसंग आते हैं। उग्र जी नायिका का अभिनय करते हैं। उनके श्रृंगार का वर्णन बहुत गुदगुदाने वाला कन्था उपन्यास में हमको मिलता है। साहित्यकारों से जुड़े हुए अनेक पक्ष यहाँ पर हैं। महादेवी मिलने आती हैं। वे तो उम्र में अभी बहुत छोटी हैं। प्रसाद के प्रति जिज्ञासा भाव लेकर के वे आती हैं। श्रद्धा नत होकर के आती हैं। प्रसाद उनकी कुछ कविताएं जो पढ़ चुके हैं, उनके प्रति स्नेह रखते हैं, प्रभावित हैं। प्रेमचंद और निराला की जीवन यात्रा के कई अध्याय प्रसाद की जीवन यात्रा से अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। नंद दुलारे वाजपेयी भी यहाँ परिपार्श्व में हैं। अजय प्रसाद द्विवेदी तक आते हैं, जो उभरते हुए समीक्षक अभी हैं। महाराज कुमार रघुवीर सिंह से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रसंग हैं। और सत्यदेव दुबे ने महत्वपूर्ण कार्य यह किया कि उनके जो प्रसाद के संबंध में कथन हैं, वे बहुत विचारणीय हैं। उनको उन्होंने यहाँ पर संजो दिया है। श्याम बिहारी श्यामल की किताब में महाराज कुमार रघुवीर सिंह कदाचित छूट गए हैं। और ऊंचाइयां जो उस समय के साहित्यकारों की हैं, वे बहुत हमें प्रेरित करने वाली हैं। निराला और प्रेमचंद जिस तरह से प्रसाद से मिलते हैं और चर्चाएं होती हैं, निराला कितनी गहराई से प्रसाद से जुड़े हुए हैं, यह तो निराला की उक्तियों से हमको यहाँ समझ में आता है। और किस प्रकार से प्रसाद के अवसान पर निराला आते हैं उनके घर में, कैसे बिखर से जाते हैं वे प्रसाद को याद करके। खासतौर से कन्था उपन्यास में जो रंगकर्मी हैं, उनके उल्लेख आए हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। सीताराम चतुर्वेदी जो संस्कृत के प्रख्यात पंडित हैं, पर वे नाट्यशास्त्र के अध्येता भी हैं। नाट्यशास्त्र पर ग्रंथ उन्होंने लिखा है, मौलिक ग्रंथ लिखा है, और नाटक वे कराते रहे हैं। वे चंद्रगुप्त को लक्ष्मीकांत झा के साथ मंच पर उतारने का उद्यम जिस प्रकार से करते हैं, प्रसाद स्वयं साथ उनका देते हैं। चंद्रगुप्त का पुनर्लेखन करते हैं। और चंद्रगुप्त के दोनों पाठ छप चुके हैं। उपन्यासकार ने तो इसके संबंध में चर्चा नहीं की है, पर जिस प्रकार से संशोधन चंद्रगुप्त में रंगमंची आलेख बनाने के लिए प्रसाद करते हैं, सत्यदेव गुप्त बताते हैं कि न केवल चंद्रगुप्त में अजातशत्रु के मंचन का भी जो प्रयास किया गया भारतेंदु नाटक मंडली के द्वारा, दोनों ही नाटकों के प्रयोग के समय नाट्य दल के लोग प्रसाद जी को बुला बुला करके ले जाते थे। प्रसाद नाट्याभ्यास देखने के लिए धैर्य के साथ घंटों बैठे रहते थे। बहुत मनोयोग से सुझाव भी देते थे और अभ्यास की प्रगति से प्रसन्न होते थे। ध्रुव स्वामिनी के प्रयोग तो प्रसाद के जीवन काल में हुए, पर उनकी गुंडा कहानी का नाट्य रूपांतर सीताराम चतुर्वेदी ने किया, जिसकी कई प्रस्तुतियां काशी में हुई। दुर्भाग्य से प्रसाद उसे देखने के लिए जीवित नहीं थे, यह सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं। प्रेमचंद और प्रसाद दोनों में खूब झगड़ा होता था, और दुराव छिपाव कभी नहीं रहा दोनों के बीच। मन में मेल कभी नहीं आया दोनों में। मैथिली शरण गुप्त अवश्य मन से उतने निर्मल नहीं रहे प्रसाद को लेकर के। प्रेमचंद ने कटु आलोचना भी की प्रसाद की। पर जिस समय जब प्रेमचंद ने जो लिखा था उनके संबंध में कि वे अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, उसके बाद प्रसाद से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा लिख दिया है, तो प्रसाद ने कहा कि इससे उन्हें अपने आप को परिष्कार करने की प्रेरणा मिली है। और उसके बाद प्रसाद और प्रेमचंद में खुल कर के बहस होती रहती थी, हंसी मजाक होता रहता था।
अंतरंगता दोनों में उसी प्रकार से बनी रही। और निराला को बताया गया है कि प्रसाद जी आपकी कविताएं पढ़ते हैं, तो बहुत उत्सुक होकर के पूछते हैं कि क्या सचमुच बाबू साहब हमको तवज्जो देते हैं। इससे लगता है कि प्रसाद अपने समय के अपने कनिष्ठ समकालीनों को खूब पढ़ते हैं, युवा साहित्यकारों को खूब पढ़ते हैं। और प्रसाद की क्या प्रतिक्रिया है हमारी रचना पर, यह जानने के लिए उस समय के बड़े से बड़े कवि लालायित रहते हैं। तो निराला की मुक्त कंठ से प्रशंसा प्रसाद करते हैं। निराला तो सुनकर के बाग बाग हो जाते हैं। प्रसाद ने उनके संबंध में ऐसा कहा है। स्वयं निराला ने प्रसाद के बारे में जो कहा है वो कंथा उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है, उद्धृत किया गया है। यह सच है कि अपने साहित्य समाज में अकेले प्रसाद जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्हें देखकर मैं अपने भीतर ऊर्जा का शीतोष्ण संचार अनुभव करता हूँ, सर्वथा अकुंठ और अजस्र। उन्हें देखते ही मन के भीतर तुमुल कोलाहल कलह जैसे अनंत सागर में विलीन होने लगता है और चमकने लगता है हिमाद्री तुंग श्रृंग। रामविलास शर्मा भी कभी कभी उपस्थित होते हैं और इस अवसर पर वे कहते हैं कि आप तो एकदम काशी कमल हो गए हैं, और प्रसाद पल्लवित भी। तो निराला उस पर यह जवाब देते हैं कि मैं तो कहूंगा कि आप प्रसाद पल्लवित के साथ मुझे प्रसाद पुष्पित भी कह डालिए। बाबू साहब सदैव कहते हैं आदर के साथ प्रसाद को, निराला जी। जैनेन्द्र कुमार भी मिलने आते हैं और अज्ञेय को लेकर के बात करते हैं कि भूमिका लिख दीजिए, अज्ञेय की किताब हम छाप रहे हैं। प्रसाद ने एक नियम का कड़ाई से पालन किया कि किसी भी किताब की भूमिका हम नहीं लिखेंगे दूसरे की जो किताब है। अपने नाटकों की भूमिकाएं उन्होंने लिखी जो आवश्यक थी, बाकी उन्होंने कहा कि किसी अन्य को मेरी भूमिका की क्या आवश्यकता है। सत्यदेव दुबे ने जैनेन्द्र कुमार का जो मूल संस्मरण है इस संबंध में उसको पूरा उद्धृत कर दिया है। कंथा उपन्यास में इसकी सूचना ली गई है। और युवा कहानीकार चंद्र प्रकाश सिंह की कहानियां पढ़कर के प्रसाद किस प्रकार से उनकी सराहना करते हैं, प्रोत्साहित उनको करते हैं। और सोहनलाल द्विवेदी भी कहीं न कहीं परिपार्श्व में यहाँ खड़े हुए हैं। कितने स्नेह तंतु हैं जो प्रसाद को अपने समय के रसिकों और साहित्यकारों से जोड़ते हैं। कितने नवयुवक हैं जो प्रसाद की तरफ बहुत आशा की दृष्टि से देखते हैं। यह दोनों किताबों से हम जानते हैं। पर बहुत सारे यथार्थ विवरण जो सत्यदेव त्रिपाठी की किताब से हम जानते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। महादेवी मिलने आई यह तो कंथा उपन्यास में चर्चा की गई है, और जो संवाद हुआ उसको तो कल्पनाशीलता से संरचित किया गया है कंथा उपन्यास में। और यह तथ्य सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं कि वाराणसी स्टेशन पर उतरकर तांगे वालों से महादेवी कहती रही कि प्रसाद जी के घर जाना है, और सब यही कहते गए कि प्रसाद जी का घर हम कोई नहीं जानता, प्रसाद कौन है कोई नहीं जानता, तांगे वाले कैसे जानेंगे। आसपास पूछा-ताछी भी की तो किसी को मालूम नहीं था कि प्रसाद कौन है, उनका घर किसी को पता नहीं था। 2 घंटे हो गए पूछताछ करते-करते, तलाश करते-करते, हार करके इलाहाबाद जाने वाली गाड़ी में बैठने को ही थी। तभी कोई तांगे वाला खुद आया और उनसे पूछा कि आपको सुंगनी साहू की कोठी पर तो नहीं जाना है? महादेवी जी को तो यह विदित भी नहीं था कि सुंगनी साहू का कोई संबंध है प्रसाद जी। वो प्रसाद जी की कविताएं पढ़ती थीं। सुंगनी साहू के घराने से उनको कुछ नहीं संबंध समझ में आया इस समय तक। फिर भी उन्हें लगा कि सुंगनी साहू नाम के कोई कवि हुए हैं काशी में, कवित्त लिखते थे सुंगनी साहू, ऐसा उन्होंने कहीं पढ़ रखा था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सुंगनी साहू की कोठी पर पहुंचा दो। उनको लगा कि सुंगनी साहू की कोठी पर पहुंचने पर शायद पता चल जाएगा, लेकिन जब पहुंची तो पता चला कि प्रसाद का तो घर यही है। सुंगनी साहू यह नाम कैसे पड़ा प्रसाद के पूर्वज का, यह भी सत्यदेव त्रिपाठी बताते हैं।
कि प्रसाद के पितामह जब बच्चे थे तो उनकी दादी उनको स्नेह में भर करके उनका माथा बार-बार सूंघती थीं। ये हमारी पुरानी परंपरा है। शिशु का, बच्चे का माथा सूंघा जाता है, उसको गले से लगा करके। तो यह है। साहित्यकारों में आपस में लाग-डाँट भी रहती है। एक प्रसंग जो कंथा उपन्यास में बहुत संक्षिप्त संकेत मात्र में है, वह आगाहश्र कश्मीरी को लेकर के है। आगाहश्र कश्मीरी फारसी रंगमंच के बड़े नाटककार हैं। शेक्सपियर से उनकी तुलना की जाती है और प्रसाद के साथ उनका ज़रूर 36 का आंकड़ा है। कंथा उपन्यास में आगाहश्र के साथ जो उनके संबंध हैं, तनाव भरे संबंध हैं, उनको तूल नहीं दिया है। सत्यदेव त्रिपाठी तो बताते हैं कि प्रसाद की दुकान के पास ही आगाहश्र का घर था। दोनों टकराते भी थे, पर अबोला दोनों में था। प्रसाद की अत्यंत ही सुरुचि संपन्न आभिजात्य परक जो जीवन शैली और शिष्टता है, रागाहष्ट की निरंकुशता है, जो पारसी रंगमंच के नाटककार में उस समय हो सकती है। कोई मेल दोनों में हो ही नहीं सकता था। यही स्थिति पांडे बेचन शर्मा उग्र की उग्रता के कारण भी है। कंथा उपन्यास में तो दोनों के संबंध बहुत सहज बताए गए हैं। तो सत्यदेव कहते हैं कि दोनों में निभ रही थी। वो दोनों एक दूसरे से निभा रहे थे क्योंकि दोनों की पटरी बैठने वाली नहीं थी। दुलारे लाल भार्गव के छल छद्म और अहंकार की कथा कुछ खुलती है कंथा उपन्यास में। उसकी जो राजनीति है उसमें मैथिली शरण गुप्त भी शामिल हो जाते हैं। सत्यदेव त्रिपाठी यह बताते हैं कि आंसू 1922-23 में चिरगांव साहित्य सदन को छपने के लिए भेजी गई थी। 2 या 3 साल बाद वह छपी। केवल प्रेस का काम था वहां पर। 3 साल करीब उसको रोका गया है। उसका कारण यह बताया गया कि मैथिली शरण गुप्त जी को उसके छंद पसंद नहीं आ रहे थे। यह सत्यदेव त्रिपाठी की किताब से सूचना मिलती है। पर सत्यदेव त्रिपाठी ही यह भी अंततः स्थापित करते हैं कि कविता मुक्त करती है अंततः सारे दुरावों छिपाओं से और कविता हृदय के रुद्ध द्वार खोल देती है। अंततः मैथिली शरण गुप्त प्रसाद की जो कवि रूप में ऊंचाइयां हैं, उनके सामने उनको नत होना पड़ा और अंततः प्रसाद के लिए उनके मन में जो कुछ था, एक प्रतिद्वंदिता का भाव पनप जाता है, वह भी विगलित हुआ। बहुत सारी बातें कंथा उपन्यास में इसको लेकर के छूटी, उसको सत्यदेव त्रिपाठी ने समेट लिया है। केशव प्रसाद मिश्र इसमें आते हैं, रामचंद्र शुक्ल आते हैं कंथा उपन्यास में। उनसे चर्चाएं तो खूब होती हैं जो कि काल्पनिक लगती हैं कंथा उपन्यास में, अच्छी तरह बिल्डअप की गई हैं, संरचित की गई हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अभिनंदन का प्रसंग है और अभिनंदन ग्रंथ के लिए प्रसाद लेख देने से मना कर देते हैं। कारण है उसका स्पष्ट। प्रसाद जहाँ दृढ़ता से निर्णय लेते हैं, उस पर अडिग रहते हैं। यह प्रसाद का व्यक्तित्व दोनों किताबों में हम देखते हैं। और अंत में महावीर प्रसाद द्विवेदी भी जब कामायनी के अंश पत्रिका में छप कर के आते हैं, तो प्रसाद की मौजूदगी में कामायनी को लेकर के सराहना प्रकट वे करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी का सम्मान हुआ काशी में, मालवीय जी की गरिमामय उपस्थिति में। उसमें निराला और रायकृष्ण दास मुग्ध होकर के सुन रहे हैं। मालवीय मदन मोहन मालवीय को निराला कह रहे हैं कि मदन मुख से कुछ ऐसे दिव्य मोहनोद्गार सुनने का अवसर मिल रहा है जो सचमुच मुग्धकारी है। और पहली बार यह कुछ वस्तुतः बहुत कुछ बनकर आत्मा में उतर रहा है, ठीक आसमान से उतरती रक्तोष्ण धूप की तरह। सटीक कहें तो यही बहुत कुछ अंततः सब कुछ है। यह बहुत कुछ बन जाने की जो प्रक्रिया है,
यह कथा उपन्यास कहता है, बताता है और उसको तथ्यात्मकता के साथ स्पष्ट सत्यदेव त्रिपाठी की किताब करती है। जितना हो सकता था श्याम बिहारी श्यामल के कथा उपन्यास और सत्यदेव त्रिपाठी की किताब अवसाद का आनंद पर मैंने यथामति चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।